तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द बिटमैप इमेजेस और रास्टर इमेजेस। So raster images are made up of a set of grid of dots called pixels, ठीक है, where each pixel is assigned a color value. बेसिकली जो रास्टर या बिटमैप इमेज होती है वो होती है पिक्सल बेस्ड इमेज, ठीक है, पिक्सल बेस्ड इमेज होती है। इस टर्म को ध्यान में रखना, पिक्सल बेस्ड होती है, जबकि आपकी जो वेक्टर इमेजेस होती है वो पिक्सल बेस्ड नहीं होती है। वो लाइन एंड कर्व से ड्रॉ की जाती है, मतलब इंटरनली जो उसका ड्रॉ करने का तरीका है वो लाइन एंड कर्व का है, जबकि इसका क्या है, पिक्सल बेस्ड है ये, कि कितने एरिया में पिक्चर शो करनी है उतने एरिया के पिक्सल्स को कलर अप कर दो, जस्ट ये होता है, ठीक। When you change the size of a raster image, you shrink or stretch the pixel themselves, which can result in a significant loss of clarity and produce very blurry image. पिक्सल बेस्ड है, एक पर्टिकुलर एरिया के पिक्सल्स को कलर अप किया हुआ है। अब अगर आप इसको रिसाइज करोगे, श्रिंक करोगे या फिर आप इसको स्ट्रेच करोगे, तो उस केस में क्या होगा, जो उसके फॉर्मेटेड एरिया था जिसमें वो बनी हुई थी पहले, वो पिक्सल्स अब उसको स्ट्रेच करने पे वो ज्यादा पिक्सल्स को कलर अप करने की कोशिश करेंगे। कलर्स वही हैं, तो वो कलर जब स्ट्रेच होंगे, फ्लो करेंगे एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल में, तो वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं ब्लरी इमेज क्रिएट कर देते हैं उस केस पे। रास्टर प्रोग्राम्स इंक्लूड अडोब फोटोशॉप एंड GIMP, ठीक है, अडोब फोटोशॉप एंड GIMP जो अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके रास्टर इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं, उनको प्रोग्राम करने के लिए आपके फोटोशॉप वगैरह यूज में आते हैं। अच्छा, ये हमने देख लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले थे कि कलर डेप्थ क्या होती है इसकी, या फिर बिट पर पिक्सल कितने होते हैं आपके रास्टर इमेजेस में, कौन कौन से होते हैं। तो कलर डेप्थ हमने देखा था कल कि पर पिक्सल कितने बिट्स वो कैरी करता है, हर एक पिक्सल किसी कलर को शो करने के लिए। लेट्स सपोज आपकी किसी कलर की वैल्यू है 63, ठीक है। तो कलर डेप्थ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे 63 को शो करना है, 63 को मुझे शो करना है, तो ये 63 मेरा एक कलर का वैल्यू है अगर लेट्स सपोज, तो मेरा जो पिक्सल है उसमें नंबर ऑफ बिट इतने होने चाहिए जो 63 को कैरी कर पाए। अगर 63 को कैरी ही नहीं कर सकते तो वो उस पर्टिकुलर कलर को शो ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उससे मिलता जुलता कलर शो कर लेंगे बट एग्जैक्ट वो कलर शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो 63 को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या है, उसके बिट पर पिक्सल कितने हैं और कलर डेप्थ क्या है किसी भी डिस्प्ले की। मोर बिट्स प्रोवाइड मोर कलर डेप्थ, hence more photorealism but require more memory and processing power and memory उसमें हमारी इन्वेस्ट होती है। अब वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से हमारे इसके अंदर जो अपने कलर डेप्थ होते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो फर्स्ट है इसके अंदर मोनोक्रोम, जस्ट रिक्वायर 1 बिट पर पिक्सल रिप्रेजेंटिंग ब्लैक और वाइट। मोनोक्रोम यानी कि ब्लैक एंड वाइट, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सिर्फ 2 कलर में आपको शो कर रही है चीजें, तो उनको हम कहते हैं मोनोक्रोम। तो इसको सिर्फ 1 बिट पर पिक्सल चाहिए होती है, यानी कि 1 ही इसको खाली एरिया चाहिए इसमें, क्योंकि 2 ही कलर होते हैं ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक शो करना है तो या तो ये 0 से शो कर देगा, और वाइट शो करना है तो ये 1 से शो कर देगा। इस तरह से इसके 2 ही कलर दिखाने हैं तो इनफ है, एक ही स्पेस, एक बार में तो एक ही दिखाना है, तो उसको इनफ है वो स्पेस। लेकिन जब हम कलरफुल इमेज की बात करें तब वहां पर कलर डेप्थ हमको इससे ज्यादा चाहिए होती है। सेकेंड आता है अपने पास डिस्प्ले स्टैंडर्ड, 8 bit per pixel allows 256 distinct colors। अब 8 बिट पर पिक्सल का मतलब होता है 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 मतलब 256 डिस्टिंक्ट कलर, 0 से लेकर के 255 तक अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग कलर्स होते हैं। तो ये इतने कलर शो कर पाता है। 8 बिट पर पिक्सल अगर किसी डिस्प्ले की कलर डेप्थ है तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर शो कर पाएगा, 256 डिस्टिंक्ट कलर्स। अगर मैं कहूँ 16 बिट पर पिक्सल है किसी डिस्प्ले की कलर डेप्थ, तो वो कितने शो कर पाएगा,
टू की पावर में मुझे बताइए, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो कितने कलर शो कर पाएगा वो डिस्प्ले, अगर 16 है उसका कलर डेप्थ। फिर वो तो ठीक है, वो तो रिटर्न भी है, लेकिन 2 की पावर कितनी होगी? 32,000 आप बता रहे हो। हाँ बिल्कुल सही, 16। 2 की पावर 16 इतने इक्वल्स टू 32 अप्रोक्स कलर आते हैं, 32,000 अप्रोक्स कलर आते हैं, इतने कलर्स को वो शो कर सकता है। 16 bit per pixel represent 32K distinct colors. More graphics chips now support the full 65,536 colors, and the color green uses the extra 1 bit. ठीक है, तो कुछ कुछ कलर के लिए एक्स्ट्रा बिट भी आपकी यूज होती है। तो यूजुअली जो अपने आ रहे हैं अभी ग्राफिक चिपसेट, वो ये कलर रेंज फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कि 2 की पावर 32 हो गया वो तो। 24 बिट वाला भी होता है अपना, मिलियंस ऑफ कलर शो करते हैं। 32 बिट पर पिक्सल भी होते हैं जो ट्रिलियंस ऑफ कलर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने कुछ कलर डेप्थ्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्ले डिवाइसेस अपने अकॉर्डिंग कि वो किस रेट में यूज़र को दे रही है, क्या चीज़ यूज़र को देना चाह रही है, उसके अकॉर्डिंग इसको इंक्लूड करते हैं। और क्योंकि कम बिट पर पिक्सल यानी कि कम मेमोरी रिक्वायर्ड होगी, कम प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड होगी, तो हम सोच ही सकते हैं कि अगर हम कोई बहुत चीप सा फ़ोन ले रहे हैं, मतलब कि बस ऐसे ही ले रहे हैं किसी, तो कॉलिंग के पर्पज़ से ले रहे हैं कि पेरेंट्स के लिए या किसी के लिए, तो हम वहाँ पर कलर डेप्थ नहीं देखेंगे। तो वहाँ पर जो प्राइस कम होती है ड्यू टू दिस कि ये चीज़ें उसने वहाँ पर कम रख दी, तो इनको यूज़ कर सकता है कि उसकी कॉस्ट वहाँ पर कम पड़े और जो यूज़र को चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो सही भी है। ठीक है, तो अगर किसी को शौक है कि अच्छी पिक्चर जो कैमरा कैप्चर करता हो, फ़ोन कैप्चर करता हो, तो वहाँ पर कलर डेप्थ ऑब्वियसली उसको ज़्यादा अच्छी लेनी पड़ेगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कल एक क्वेश्चन आया था मेरे पास व्हाट्सएप पे, तो अभी स्टूडेंट कर सकते हो आप, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है। वेक्टर इमेजेस। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ इमेजेस आर वेक्टर इमेजेस। तो सेम पिक्चर देखो, जैसे पिछले वाले उसमें थी और इस वाले में है, तो वो थी रास्टर इमेज, ये है वेक्टर इमेज। ठीक है, तो उसमें अगर आपने एक एरिया को जूम किया था तो वो पिक्सलरेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ एजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि इस पिक्चर का टाइप अलग है, ये है वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स इज नॉट बेस्ड ऑन पिक्सल्स। पिक्सल्स इसमें भी यूज होते हैं, पिक्सल हर एक डिस्प्ले में यूज होते हैं, लेकिन ये पिक्सल्स पे बेस्ड नहीं है, ये उस पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है पिक्सल्स पे। ठीक है, ये कैसे ड्रॉन होती है इमेजेस, इसको हम देखते हैं। बिट्स मैक्स होंगे, इसके बिट्स मैक्स होंगे, ये बोल रहे हो आप पवन? नो, ऐसा नहीं है। देखो बिट्स तो इसमें भी है ना, ये जो आपकी बिटमैप थी, इसमें भी 32 बिट्स पर पिक्सल तक की इमेजेस थी। 32 पर पिक्सल बिट्स का मतलब होता है कितने कलर शो कर सकता है, क्वालिटी नहीं। हमने बोला कि उसको स्ट्रेच करने पे ये ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी या कम करने पे। अगर 8 बिट की मैं बात करूं तो ये स्ट्रेच करने पे खराब हो जाएगी, ये नहीं खराब होगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा ये है, 8 बिट पर पिक्सल होता है तो उसका मतलब वो इतने ही कलर शो कर सकती है वो डिवाइस। और अगर 32 बिट पर पिक्सल है तो ट्रिलियंस ऑफ कलर शो कर सकती है वो डिवाइस। ठीक है, तो अगर कोई मूवी बनी है उसमें बैकग्राउंड में बहुत सारे कलर्स है, फोरग्राउंड में बहुत सारे कलर्स है, अलग अलग शेड्स हैं, तो आपकी ये वाली जो डिवाइस होगी ना, जो 32 बिट्स पर पिक्सल कैरी कर रही होगी, वो अच्छे से उस सीन को दिखा पाएगी। जबकि 8 बिट पर पिक्सल वाली डिवाइस उसको दिखाएगी तो सही, लेकिन वो एग्जैक्ट कलर नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि वो दिखा ही नहीं सकते इतने सारे कलर्स। ये डिफरेंस आता है। आपने देखा होगा ना कि कुछ कुछ फोन्स में, जैसे आप किसी चीज की फोटो लो तो दिखने में तो नेवी ब्लू होता है, लेकिन फोटो में वो दूसरे ही शेड का ब्लू उसको कैप्चर कर लेता है। शेप वही रहेगी पर कलर चेंज करके कैप्चर कर लेगा, क्योंकि वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है इतने सारे कलर्स को। उसकी रेंज के अंदर जितने कलर्स थे उसने उसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया। तो कलर का वेरिएशंस भी आता है कि हमको दिख तो कुछ और कलर रहा था, लेकिन आया कुछ और कलर। हमारी जो इमेज हमको मिली, हमको लग रहा है ऑरेंज है, बट वो एक्चुअली रेड था, कोई
उसका ही कोई शेड था। तो इसी वजह से होता है क्योंकि वो सारे कलर्स को नहीं उसको सपोर्ट कर पा रही वो डिवाइस। क्लियर? हाँ ऋषिराज, जैसे आप लोगों ने पेंट में देखा होगा, पेंट में क्या होता है, कर्व बनाने का होता है, पेंट में ही मैं इसको शो करती हूँ आप लोगों को। वेट, पेंट में ही इसको देखते हैं ये कैसे बनता है वेक्टर इमेजेस। बेसिकली ये लोगोज वगैरह बनाने के काम में आती है वेक्टर इमेजेस, क्योंकि लोगोज बिल्कुल क्या होते हैं, छोटे साइज के जरूर होते हैं लेकिन वो बिल्कुल क्लैरिटी से बने होते हैं, हर एक एज उनका बिल्कुल शार्प होता है। उस तरह की इमेजेस बनाने के लिए वेक्टर इमेजेस काम में आती है। अब जैसे ये वाला है, ठीक है, तो वेक्टर इमेजेस बनती कैसे हैं बेसिकली, ये जैसे लाइन बन गई, मैंने सही ऑप्शन चूज किया आई थिंक। ओके, जैसे ये है, लीफ बनानी है तो क्या बनेंगे, दो पॉइंट पहले सेट हो जाएंगे, इसके कौन कौन से पॉइंट है, फिर उसको कर्व किया जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो लेट्स सपोज मुझे कोई लीफ बनानी है, तो इस तरह से बनेंगी। अब मुझे नेक्स्ट बनाना है, तो ये इस तरह से बन गई। ठीक है, ये मेरी लीफ बन गई। अब मैं इसमें ग्रीन कलर कर दूंगी, जैसा मेरा पाथ होगा। ठीक है, जो मेरा पाथ होगा इसका, कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा पहले पाथ बन जाएगा, उसके अंदर जितने पिक्सल कवर हो रहे होंगे उनको वो कलर अप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे ये बन गया पूरा ग्रीन कलर का लीफ बन गया। ठीक है, इस लाइन पे भी कर देती हूँ, ये बन गया मेरा ग्रीन कलर का लीफ। तो ये वेक्टर इमेजेस के थ्रू ये बनते हैं, लाइन एंड कर्व से बनी हुई होती है ये इमेजेस। अभी तो ये परफेक्ट साइज में, जिस साइज में बनाया था उसी साइज में बना हुआ है, लेकिन अगर इसको एनलार्ज किया जाए तब पता चलता है कि इसकी क्या क्वालिटी है। ठीक है, तो वेक्टर इमेजेस एनलार्ज करने पे या किसी पॉइंट को जूम करने पे पिक्सेलेट नहीं होती है, उनकी क्वालिटी होती है। अब वो क्यों होता है, क्योंकि जब हम इसको एनलार्ज करते हैं इस तरह से, जैसे लेट सपोज मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया, इस इमेज को मैंने इतना बड़ा कर दिया, तो अब होगा क्या, वेक्टर इमेजेस में क्या होता है कि ये जो लीफ है ना, इसमें लीफ है या कोई भी डायग्राम है, उसमें ये जो कलर है ये फॉलो करता है किसको, इसकी आउटर बाउंड्री को, इसकी आउटर बाउंड्री को फॉलो करता हुआ उस पर स्प्रेड हो जाता है। ये पिक्सल बाय पिक्सल मूव होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि कितने पिक्सल कवर करने हैं कितने नहीं करने हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है इन बाउंड्रीज का, ये जो कर्व के थ्रू बाउंड्रीज बनी है ये पूरा इसको फॉलो करते हुए स्प्रेड हो जाएगा। तो अब ये जो ग्रीन कलर है मेरा, ये अब पूरा इतना, इसकी बाउंड्री कहाँ चली गई अब, क्योंकि मैंने इसको एनलार्ज कर दिया, तो अब ये बाउंड्री तो इसकी रही नहीं, अब ये वाली इसकी न्यू बाउंड्रीज फॉर्म हो गई, तो ये पूरा अपनी बाउंड्री तक अपने कलर को स्ट्रेच कर देगा। तो चाहे वो पिक्चर छोटी थी या वो बड़ी हो गई, दोनों बिल्कुल क्लैरिटी बिल्कुल सेम है। तो इसलिए वेक्टर इमेजेस में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है पिक्चर्स को, अगर आप रिसाइज करो, ठीक है, स्ट्रेच करो, तो इतना ज़्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ता है, बिकॉज दीज आर नॉट पिक्सल बेस्ड, दीज आर ड्रॉन बाय लाइन्स एंड कर्व्स, जिसमें कि कलर फॉलो करते हैं अपनी लाइन्स को। सो अगर इसकी थ्योरी हम देखें, वेक्टर इमेजेस आर मेड अप ऑफ पॉइंट्स, लाइंस एंड कर्व्स। ठीक है, पहले पॉइंट बनेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, वो तो मेरा पेंट का सॉफ्टवेयर था, ऐसे ही नहीं बनती है कि वेक्टर इमेज बन गई। तो उसमें पहले पॉइंट डिसाइड होंगे कि कहाँ पर बनाना है, ग्राफिक का पूरा यूज होता है। ठीक है, उसके बाद लाइन बनेगी, कर्व्स बनेंगे, कहाँ से कितना एंगल पे मोड़ना है और ये सब, तो उसके फॉर्म से फिर आपकी एक इमेज बनती है। So vector images are made up of point, line and curve that can be infinity scaled without any loss in image quality. जिनको हम कितना भी स्केल पे बढ़ा सकते हैं, मतलब कि छोटा है उसके बाद एनलार्ज किया और एनलार्ज किया, बढ़ा सकते हैं विदाउट एनी लॉस इन इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कितना बड़ा उसको कर रहे हैं। ठीक है, so vector images, second point is vector program include Adobe Illustrator,
कॉरल ड्रॉ एंड इंक स्पेस, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम इन पिक्चर्स को बना सकते हैं, उनमें यूज़ कर सकते हैं। तो एडोब इलस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ एंड इंक स्पेस। आप लोग कॉरल ड्रॉ पढ़ोगे अभी नहीं, फ्लैश पढ़ोगे आप लोग, फोटोशॉप एंड फ्लैश पढ़ोगे आप लोग। You must use a vector program when designing a logo. You must use a vector program when designing a logo. लोगो के लिए हमेशा बोला जाता है कि आपको वेक्टर इमेजेस ही यूज करनी चाहिए, एंड वी सजेस्ट दैट यू यूज वेक्टर प्रोग्राम्स फॉर एनी अदर प्रिंट डिजाइन कंटेंट एज वेल, कॉन्टेस्ट एज वेल। जहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी चाहिए होती है, जहाँ पर आपको लगता है कि इमेजेस को मोर डिटेल में देखने की ज़रूरत है, वहाँ पर वेक्टर इमेजेस यूज में लाना बेनिफिशियल होता है बेसिकली। तो ये थे अपने वेक्टर एंड रास्टर इमेजेस क्या होते हैं। अब इसके कुछ हम लोग कॉमन एक्सटेंशन देख लेते हैं। कॉमन रास्टर फाइल टाइप्स आर .png, .jpg और .jpeg, GIF, TIF, PSD। तो ये अपने कुछ कॉमन इमेजेस के टाइप है। जैसे आप कोई भी इमेज उठा के देख लो तो कॉमनली तो जेपीजी हम यूज करते हैं, पीएनजी हो सकती है, जीआईएफ हो सकती है। तो ये सब क्या है, रास्टर इमेजेस हैं, ठीक है। और पॉपुलर रास्टर बेस्ड इमेज एडिटर कौन सा है, अपना एडोब फोटोशॉप। देन ये वेक्टर भी है। कॉमन वेक्टर फाइल टाइप्स आर .eps, .ai, .pdf, .svg एंड .sketch। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज पिक्चर टाइप नहीं है, इमेज टाइप नहीं है, इसलिए आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं सुनी होगी। बट हाँ, पीडीएफ और ये एसवीजी आप लोगों ने कॉमनली कहीं कहीं पर देखा होगा, ठीक है। और पॉपुलर सॉफ्टवेयर तो हमने देख ही लिया, इसके एडोब इलस्ट्रेटर है और स्केच है। तो ये होते हैं अपने बेसिक इमेज क्या होती है और उसके टाइप्स कितने होते हैं अपने पास। क्लियर है ये चीज सब लोग को? इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। जस्ट लाइक हमने साउंड के केस में पढ़ा था कि साउंड वेव को हम डिजिटाइज कैसे करते हैं, वैसे ही इमेजेस के साथ भी है कि इमेजेस जो अपनी होती है, जो कैप्चर्ड सीन है, उसको अगर अपनी डिजिटल डिवाइस में आपको स्टोर करना है तो उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके कन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं डिजिटल इमेज रिप्रेजेंटेशन या डिजिटाइजेशन ऑफ इमेज भी हम उसको बोल सकते हैं। ओके, सो पहले इसकी क्या रिक्वायरमेंट है एंड क्या क्या चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड है वो हम देखेंगे, देन हम फाइनल देखेंगे क्या प्रोसीजर रहता है। Digital image representation. The output of most of the image sensors is an analog signal, and we can not only apply digital processing on it because we cannot store it. So we have to convert an analog signal into a digital signal. Again, जो image sensors होते हैं वो क्या करते हैं, जो images capture करते हैं वो digital form में नहीं होती है, analog signals में होते हैं। तो उसको हमको अगर किसी डिजिटल डिवाइस के थ्रू प्रोसेस करना है, स्टोर करना है, तो हमको उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होती है। A digital image is a representation normally binary of two-dimensional image. अब सोचिए कि आप एक पूरी इमेज को उठा करके 1-0 में चेंज करने जा रहे हो। पहले हमने साउंड वेव को कन्वर्ट किया, एम्पलीट्यूड वगैरह को कन्वर्ट किया उसमें साउंड के लिए, लेकिन अब अपने पास ऐसा कुछ साउंड या एम्पलीट्यूड तो है नहीं, इमेज का कोई एम्पलीट्यूड तो होता नहीं है। इमेज तो अपना टू डायरेक्शनल एक कॉम्बिनेशन है पिक्सल्स का या डॉट्स का, हम ये बोल सकते हैं, जिसमें हर एक पिक्सल की अपनी कुछ वैल्यू होती है। अब उसको हमको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डिजिटल फॉर्म में उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो बेसिकली जो डिजिटल इमेज होती है अपनी, डिजिटल इमेज का मतलब वो इमेज जो डिजिटल में कन्वर्ट हो चुकी है उसको हम डिजिटल इमेज बोल रहे हैं। तो वो क्या होती है, नॉर्मली बाइनरी ऑफ टू डायमेंशनल इमेज। जो अपनी टू डायमेंशनल इमेज होती है उसकी कंप्लीट बाइनरी होती है वो, ठीक। डिजिटल इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू ईच रिप्रेजेंटिंग अ क्वांटाइज्ड इंटेंसिटी वैल्यू। अब ये जो डिजिटल इमेज होती है एक मैट्रिक्स से शो की जाती है। मैट्रिक्स मतलब अगेन इस फॉर्म में होगा, रो एंड कॉलम की फॉर्म में, कॉलम्स एंड रोज,
इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। अगर हम देखें कि ये कितने की मैट्रिक्स है, तो ये अभी अपनी 4x4 की मैट्रिक्स है, 4 कॉलम्स एंड 4 रोज। तो 4x4, इसमें कितने सेल्स होंगे, 16 सेल्स होंगे। 4x4 की मैट्रिक्स है ये। तो बेसिकली जो अपनी इमेज बनती है, डिजिटल इमेज बनती है, वो पूरी एक मैट्रिक्स होती है, और उसके हर एक पॉइंट पर, हर एक सेल पर एक यूनिक बाइनरी वैल्यू होगी। तभी वो पिक्चर जब वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगी तो उन बाइनरी वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपने पिक्सल को कलर देगी और उस पर कलर शो करेगी। ठीक है। अब क्योंकि पिक्चर अपनी, उसमें लाखों पिक्सल्स हैं, करोड़ों पिक्सल्स हो सकते हैं, तो हर एक को स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता, हर एक पिक्सल की वैल्यू को स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता है। करेंगे तो पूरे सिस्टम में एक पिक्चर को ही स्टोर करने के लिए आपको बहुत स्पेस, बहुत टाइम रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो इसका जो कन्वर्जन का मेथड है वो सारे पिक्सल को कन्वर्ट नहीं करता है, कुछ सिलेक्टेड पिक्सल को करेगा। सैम्पलिंग होगी इसमें भी, तो वो सारी प्रोसेस हम आगे देखेंगे, जैसे कि हमने ऑडियो में देखा था। ठीक, बट ये एक अभी इतना क्लियरिटी ले लीजिए कि ये भी आपका जो डिजिटल इमेज होता है ये पूरी मैट्रिक्स होती है। किसकी मैट्रिक्स होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज की मैट्रिक्स होती है। ठीक है। इंटेंसिटी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 बिट, 8 बिट, 24 बिट। अब ये जो इंटेंसिटी वैल्यूज हैं ये 1 बिट की हो सकती है, जो ब्लैक एंड वाइट इमेज के लिए यूज होती है, दैट इज 1 बिट। 8 बिट फॉर ग्रे स्केल इमेज, ठीक है, जिसमें कि ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर भी होता है। और 24 बिट्स यूज होती है फॉर कलर इमेज। ठीक है। अब हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर हम मर्ज कर दें अब, तो डिजिटल इमेज इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, each representing a quantized intensity value। यहाँ पर हर एक जो वैल्यू है, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया, बट बहुत ही छोटा होता है यहाँ पर ये। तो हर एक ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये हर एक एक इंटेंसिटी वैल्यू को शो कर रही होगी। अब वो इंटेंसिटी वैल्यू इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, 1 बिट की भी हो सकती है, 8 बिट की भी हो सकती है, और 24 बिट की भी हो सकती है। अगर आपका पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट है तो 1 बिट का होगा इंटेंसिटी वैल्यू। अगर ग्रे स्केल इमेज है तो 8 बिट की होगी, और अगर कलर्ड, फुल कलर्ड इमेज है तो 24 बिट का होगा ये, हर एक पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है। तो ये तो था सिंपल डिजिटल इमेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। Digitizing an image create a discrete representation of analog data। एनालॉग डेटा को हम डिजिटाइज करते हैं और ये उसका एक डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द डेटा सुटेबल फॉर स्टोरेज बाय अ कंप्यूटर। और क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको, सो दैट इमेज कैन बी स्टोर्ड इनटू अ कंप्यूटर, नहीं तो हम स्टोर नहीं कर पाएंगे उसको। The process of manipulating digital image with a computer is called a digital image processing। The process of manipulating digital image with a computer is called a digital image processing। और वो अपनी जो डिजिटल इमेज है, वो जो अपनी डिजिटल इमेज है उसको अगर आपको स्टोर करना है, सेंड करना है, शेयर करना है, कुछ भी करना है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं उसके साथ में, पिक्चर के साथ में। तो दैट इज कॉल्ड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है। ओके। डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालॉग डेटा का मतलब होता है, प्रियांश आपने क्वेश्चन किया था, डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग। वेट, 1 सेकेंड क्लास, मैं होल्ड कर रही हूँ। तो हम बात कर रहे थे डिस्क्रीट क्या होता है। प्रियांश आपने क्वेश्चन किया था, डिस्क्रीट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग वैल्यूज, खुद में होल वैल्यूज। तो हम क्या करते हैं, एनालॉग इमेज को डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उसके हर एक पॉइंट की अलग अलग सेपरेट वैल्यू हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालॉग डेटा। ओके। नाउ द प्रोसेस, हाँ ये वाला लास्ट पॉइंट था अपना। To create an image which is digital, we need to convert continuous data into digital form। There are 2 steps in which it is done। अब जैसे आपने साउंड वेव को
डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का, डिजिटल पल्सेस में कन्वर्ट करने के स्टेप्स थे, ऐसे ही इसके अंदर भी हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं एक एनालॉग इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करने के। फर्स्ट स्टेप इज सैम्पलिंग एंड सेकेंड वन इज क्वांटाइजेशन। ठीक, नाम वही है बट क्योंकि हम इसको इमेज पे अप्लाई कर रहे हैं तो मेथड तो सेम नहीं होगा, मेथड अलग है, नाम वही है, मतलब भी वही है। सैम्पलिंग का मतलब सैंपल लेना यानी कि रैंडम वैल्यूज पिक करना, क्वांटाइजेशन का मतलब उनको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना। ठीक है, अब इसमें सैम्पलिंग क्या होती है इमेजेस के अंदर, लेट्स सी। तो इमेजेस के साथ में सैम्पलिंग क्या होती है कि अपनी जो इमेज है, लेट्स सपोज ये एक इमेज शोन है यहाँ पर छोटी सी, इसको कैमरा ने कैप्चर किया। ठीक है, ये कैमरा है, इसने इसको कैप्चर किया और स्क्रीन पर इस तरह से शो कर दिया। ठीक है, अब इसकी सैम्पलिंग कैसे होगी? सैम्पलिंग का मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर कौन कौन से पिक्सल की क्या वैल्यूज है वो देखना। ठीक है, अभी तो हमें ओवरऑल पूरी एक ही पिक्चर दिख रही है बट इसको हमको अब सैंपल करना है। तो सैंपल का मतलब इसके हर एक पार्ट को पे जो पिक्सेल्स हैं उनकी वैल्यू आइडेंटिफाई करना। इन sampling, measurement are taken at separate location within an image. Measurements are taken at separate location within an image. एक ही इमेज के, देखो इस इमेज को आफ्टर सैम्पलिंग किस तरह से कन्वर्ट कर दिया है कंप्यूटर ने, ये डिजिटाइजेशन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप है इसमें सैम्पलिंग। इस इमेज का पूरा सैम्पलिंग कर दिया गया यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बिल्कुल एग्जैक्ट कौन से कलर्स हैं। यहाँ पर तो हमको क्या दिख रहा है, ये शेड्स दिख रहे हैं, व्हाइट है, फिर यहाँ पर ग्रे आ रहा है, फिर यहाँ पर ब्लैक ब्लैक आ रहा है। लेकिन अब क्योंकि हमको इसको कन्वर्ट करना है तो हम किसी पिक्सल की वैल्यू को ये नहीं बोल सकते कि आधा ग्रे है आधा ब्लैक है, हम नहीं बोल सकते। या तो हमको उसको ग्रे बोलना पड़ेगा या तो हम उसको ब्लैक बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अलग अलग पिक्सल को आइडेंटिफाई करने की उसकी एक्चुअल वैल्यू है क्या। तो इसने क्या किया है, देखो जिन जिन पॉइंट को उसको ब्लैक फॉर्म किया उन पिक्सल को इसने कंप्लीटली ब्लैक बोला है। देन ये थोड़ा सा लाइट आ गया, देन ये ग्रे आ गए, कुछ इसमें व्हाइट होंगे, देन ये कॉर्नर वाले अगेन ब्लैक आ गए हैं। ठीक है, तो हर एक पिक्सल या तो कंप्लीटली एम्प्टी होगा या कंप्लीटली फिल्ड होगा, हाफ एम्प्टी हाफ फिल्ड नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, सैम्पल्ड इमेज में कंटेन ब्लॉकी एंड अनक्लियर इफेक्ट। जो अपना सैम्पल्ड इमेज होता है वो कभी कभी ब्लॉकी या अनक्लियर इफेक्ट दिखा सकता है, जैसे कि ये दिखा रहा है, हमको कंप्लीट नहीं लेंगे शो हो रहा है कि किस तरह की ये इमेज थी पहले। तो नो प्रॉब्लम, ये कंप्यूटर वापस से रिकवर कर लेता है बाद में यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। लेकिन अभी के लिए क्योंकि उसको स्टोर करनी है इसकी वैल्यूज, इस इमेज की जो वैल्यूज हैं एक्चुअल, जिस पॉइंट पर किस पॉइंट पर इसके कौन से पिक्सल्स हैं उनको देखना है, तो उसके लिए इसको सैंपल इसको करना पड़ेगा। तो उसने सिंपली क्या किया, कंप्यूटर ने ये इमेज ली, ये आपकी पूरी स्क्रीन थी, सी दिस इज योर कंप्लीट स्क्रीन। अब इस स्क्रीन के इतने से पोर्शन पे ये इमेज है, तो इस पोर्शन के जो पिक्सल्स हैं जिनको इसने कवर किया हुआ है, उन पिक्सल में भी कौन सा पिक्सल कवर कर रहा है उसको कंप्लीटली फिल कर दिया विद अ कंप्लीट कलर, या तो ब्लैक या तो ग्रे या तो व्हाइट या तो उसका कोई अदर शेड, लेकिन हर एक पिक्सल कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसने हर एक पॉइंट पर देख लिया कि किस पॉइंट पर क्या कलर्स हैं एक्चुअल, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि आप छोड़ छोड़ करके वैल्यूज को ले, आपको हर एक पिक्सल का पहले पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, उसके बाद आप आगे का काम इस पर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका सैम्पलिंग। देन आ जाता है हमारा क्वांटाइजेशन। इस पे रिलेटेड मुझे कोई वीडियो है, आई थिंक मैंने लास्ट ईयर देखी थी, तो वो मैं आप लोग को कल शो करूंगी तो आपको ये चीज़ मोर क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो वो वीडियो मैं सर्च करके कल आप लोग को शो करूंगी कि सैम्पलिंग एक्चुअली एनिमेटेड व्यू में या कैसे भी कैसे परफॉर्म हो रही है वहां पर। नाउ क्वांटाइजेशन, it is the process of assigning discrete value to measurement taken in sampling। अब क्या होता है कि आपके जो सैम्पलिंग में आपने
बताया कि किस पिक्सल पे कौन सा कलर है, ये आपने वहीं पर क्लियर कर दिया था पूरी इमेज में, ठीक है, पूरी इमेज में वो क्लियर हो गया था। तो अब उन पिक्सल को क्या वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ये काम होता है क्वांटाइजेशन का। क्वांटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग वैल्यूज टू मेजरमेंट टेकन इन सैम्पलिंग, जो सैम्पलिंग के अंदर मेजरमेंट लिए गए थे उनको। अब अगर सपोज ये अपनी एक इमेज है, पूरी कंप्लीट एनालॉग इमेज है ये, ठीक है, इसमें क्या इमेज है दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने इसके कलर को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ पर कंप्लीटली ब्लैक है, कहाँ पर थोड़ा, कहाँ पर कंप्लीटली वाइट है, कहाँ पर ब्लैक है, कहाँ पर थोड़ा ग्रे वाला इफेक्ट आ रहा है। तो वो उसने पूरे सैंपल ले लिया, ये है सैम्पलिंग, एक ब्लरी इमेज, ब्लॉकी इमेज क्रिएट कर दी, ठीक है। अब इसके बाद पिक्सल क्वांटाइजेशन होगा कि ये जो व्हाइट है इसकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वैल्यू, इस वाले व्हाइट की क्या वैल्यू होगी। तो ये दिखने में तो हमको एक जैसे व्हाइट लग रहा है, बट कंप्यूटर हर एक चीज को नोट करता है, पॉइंट पॉइंट तक की चीजों को नोट करता है, तो उसको पता है कि व्हाइट का कौन सा शेड है ये, उसके अकॉर्डिंग इसने देखो इस व्हाइट को 249 दिया है, और 255 मैक्सिमम कंप्लीट वाइट का कोड होता है 255। तो 255 देखो इसने इसको दिया है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी, ये इसका कंप्लीट वाइट इसने इसको ट्रीट किया है, तो इसलिए इसने इसको 255 दिया। इन्हें थोड़ा ग्रेइश इसने शो किया होगा उस सैम्पलिंग के टाइम पर, तो उसके अकॉर्डिंग इसने कलर दिया। अब जहाँ पर आपको ब्लैक दिखेगा वो बिल्कुल जीरो की तरफ जाएगा देखना, ठीक है। तो हमको सबसे ज्यादा डार्क कहाँ पर दिख रहा है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो इसके ऑलमोस्ट यहाँ पर जहाँ पर इसने 75 और 73 दिया है, तो ये जीरो के ऑलमोस्ट करीब है, यानी कि ब्लैक के थोड़ा पास जा रहा है ये कलर, डार्क ग्रे इसको हम बोल सकते हैं, तो इसलिए इसका कोड क्या आया 75 73, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था पिक्सल वाली चीज में कि 00 पर ब्लैक हो जाता है और 255 तक वाइट हो जाता है पूरा, और उसके बीच में सारे कलर्स आते हैं, तो ये एग्जैक्टली वही चीजें हमको दिख रही है कि जहां पर व्हाइट था वहां पर 255 स्टोर कर दिया, जहां पर ब्लैकिश था वहां पर 75 73 स्टोर कर दिया। और यूज किस चीज में आएगा, ये कोड कहाँ पर काम में आएंगे, जब हम वापस इससे इमेज फॉर्म करेंगे। ये तो स्टोरिंग के लिए यूज करते हैं डिजिटल फॉर्म, बट जब देखना है हमको इसको तो, और या प्रिंट करना है, तो उसके लिए जब वापस इमेज प्रोड्यूस की जाएगी तो इन्हीं वैल्यूज के बेस पर कलर प्रोड्यूस किए जाएंगे। 255 मतलब वाइट देना है वहां पर, 75 मतलब एक डार्क ग्रे शेड आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग वहां पर उसी प्लेस पर कलर शो किए जाएंगे, ओके। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है हमारी डिजिटाइजेशन ऑफ एन इमेज, या फिर डिजिटल इमेज रिप्रेजेंटेशन का पूरा प्रोसीजर होता है। हाँ, फिफ्थ रो में 71 भी है फॉर वन, कौन सी रो में, 1 2 3 4 5 71, 71 इस वाले के लिए दिया हुआ है देखो, सेकेंड लास्ट, और ये भी इसका सेकेंड लास्ट, तो डार्क है 71 के लिए ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हर एक कलर का अपना एक वैल्यू होता है, और जब आप उसको सेव करोगे तो वो कलर अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू में आके सेव हो जाएगा, और जब आप उसको वापस इमेज बनाओगे तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग कलर में चेंज हो जाएगी। कम क्लियर,